हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं? हम अभी वही अपना जो डेली के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, जिन्होंने वो 10 जो वीडियोज़ हैं, 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है डेली वाले, वो वीडियोज़ नहीं देखे। तो उन वीडियोज़ को देख लें, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी तैयारी बहुत ही एक्सेल होने वाली है, बहुत ही बढ़िया होने वाली है, अगर आप उन 10 क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत एक मजबूत आर्थिक औद्योगिक आधार विकसित नहीं कर पाया था। अंग्रेजों ने प्रतिमात्मक व्यापार नीतियों का पालन किया था, जिससे भारत हस्तशिल्प उद्योग को मजबूती मिली थी। तो पहली वाली बात तो बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत एक मजबूत आर्थिक औद्योगिक आधार विकसित नहीं कर पाया था। ये बात तो बिल्कुल सही है। और अंग्रेजों ने क्या किया था? प्रतिभात्मक व्यापार नीति का पालन किया था, जिससे हमारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग मजबूत नहीं हुआ था, बल्कि पूरा का पूरा उसका क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो हम ये कहेंगे पहले वाला जो कथन है वो सत्य है, लेकिन दूसरे वाला जो कथन है यानी कि जो कारण है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चीन के बारे में कलम 1-2 में दी गई घटनाओं के अनुसार सही युग्म का चयन कीजिए। जो सही युग्म है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहले वाला बताइए। संरचनात्मक परिवर्तन, सीमित शहरीकरण नहीं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान, चीनी वस्तुओं के वैश्विक मांग में कमी, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर अल्प बल, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व अल्प था, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पर क्या होता है? अल्प बल पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर जनसंख्या घनत्व कम होगा तो प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक बल नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्रता उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण के चयन के पीछे डैश तर्काधार थे। भाई, स्वतंत्रता के बाद हमने कुछ योजना के उद्देश्य रखे थे, उसमें से एक उद्देश्य था आधुनिकीकरण। तो उसका क्या चीजें रखी थी? सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना, बिल्कुल सही है। आय का समान वितरण, आय का समान वितरण लाना हमारा उद्देश्य था, लेकिन आधुनिकीकरण में नहीं था। प्रौद्योगिकी उन्नयन, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। विविधीकरण गतिविधि के रूप में डैश के अंतर्गत परिकल्पित गतिविधियों के प्रकारों की पहचान करें। जो ये हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, इससे हमें बताना है कि ये कौन सी गतिविधि की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये कौन सी गतिविधि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप सारी चीजें अगर आप दिख रही है तो कौन सी गतिविधि है? पशु पालन गतिविधि की बात हो रही है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बाह्य प्रापण वैश्वीकरण प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। वैश्वीकरण के कारण कई भारतीय कंपनियों ने विदेशों में अपना व्यापार में वृद्धि की है। तो ये बात सही कह रहे हैं। बाह्य प्रापण मतलब क्या है? जिसको हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के कारण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कि क्या कहते हैं, जो हम आजकल ऑनलाइन जो नौकरियां करते हैं, बीपीओ में जो हमारी नौकरियां होती है, वो क्या है? बाह्य प्रापण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये बिल्कुल सही है, परिणामों में से एक है। और वैश्वीकरण के कारण कई भारतीय कंपनियों ने विदेशों में अपने व्यापार में वृद्धि की है। तो दोनों ही कथन क्या है? हमारे सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो पाकिस्तान में किस वर्ष में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ था? 1988 में। चाइना में कब हुआ था? 1978 में। और इंडिया में कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 24। चीन के अतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक अवसरों की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को खोए बिना बाजार व्यवस्था तंत्र का प्रयोग किया था। भारत पाकिस्तान चीन की बौद्धिक खाद्यान्न संपन्नताओं में तो काफ़ी समानता है, परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चीन ने अतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक अवसरों की उत्पत्ति की थी, जिससे उसकी जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को खोए बिना जो राजनीति है वो सही बनी रही, और ये काम उसने से एकदम अच्छे से कर लिया था। दूसरा कह रहे कि भारत और चीन व पाकिस्तान में भौतिक खाद्यान्न संपन्नताओं में काफ़ी समानता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि तीनों में काफ़ी समानता है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल तीनों की क्या है? भिन्न है। तो दोनों ही कथन क्या है? हमारे सत्य हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25।
किसी राष्ट्र में डैश संकेत को सामाजिक व राजनीतिक निर्णय लेने में जनसांख्यिकीय भागीदारी की सीमा के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कौन सा होगा? स्वतंत्रता। कौन से? भाई हम कह रहे हैं किसकी बात करें? सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में, तो हम किसकी बात करेंगे? हमारे स्वतंत्रता की। क्वेश्चन नंबर 26। अकस्मिक दिहाड़ी श्रमिकों को स्थायी आधार पर काम पर रखा जाता है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलता है। तो ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है। श्रम बल में रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार दोनों व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो श्रम बल में सिर्फ रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, बेरोजगार व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो पहले वाला कथन भी गलत है, दूसरे वाला कथन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। सूक्ष्म ऋण को की योजना डैश ऋण प्रावधान के माध्यम से विस्तारित किया गया। तो कौन से उससे किया गया? स्वयं सहायता समूह से। और बाकी जो थे वो हमारे क्या थे? संस्थागत ऋण के अंतर्गत आते थे। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे तो बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।